So welcome everyone. तो आप देख रहे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ HPPSC। तो 2010 ऑनवर्ड्स 2019 तक जितने भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से पूछे गए हैं HPPSC में, आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज तालुकदार? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। अ स्मॉल कल्टीवेटर, बी ऑप्शन है अ लार्ज लैंडलॉर्ड, सी ऑप्शन है हु मैनेज्ड रिलीजियस, डी ऑप्शन है हु कलेक्टेड द जजिया फ्रॉम पीपल। तालुकदार कौन? आपने जरूर हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, तालुका पढ़ा होगा, तालुका। तो तालुका का जो हेड होता था उसे हम कहते थे तालुकदार। तो राइट आंसर क्या होगा? लार्ज लैंडलॉर्ड। तो राइट आंसर आपका इस केस में बी हो जाएगा। बी इज अ राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बी, अ लार्ज लैंडलॉर्ड। यानी कि तालुका का मतलब होता था एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, और उसका हेड जिसे हम कहते थे उसे कहते थे तालुकदार। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, आप देखेंगे which Congress session supported the Swadeshi and boycott movement for Bengal in 1905? आराम से, आप टेक ऑन टाइम। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी का कौन सा सेशन हुआ 1905 में जिसमें कि बंगाल पार्टीशन के विरोध में बाइकॉट मूवमेंट की शुरुआत हुई और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम होगा 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बांग्ला केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसके विरोध में आपको मालूम है कि एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो किस कांग्रेस पार्टी में पार्टीशन ऑफ बंगाल बाइकॉट मूवमेंट की शुरुआत की थी? आपके पास ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, कलकत्ता, बेलगाम, कराची और आपका लास्ट है बनारस। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? बनारस। चलिए, कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी हैं। आपको मालूम होगा कि इसका राइट आंसर तो चलो बनारस है ही। ये जो बनारस कांग्रेस सेशन है जो कि 1905 में हुआ, जिस सेशन में ये कॉल की गई थी कि पार्टीशन ऑफ बांग्ला का हम विरोध करेंगे और स्वदेशी आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे। Who was the head of that Congress party session? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। ग्रेट। चलिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है ये भी। कलकत्ता बहुत बार वेन्यू रहा कांग्रेस पार्टी के सेशन का। क्या आप कुछ सेशन के नाम आपको याद हैं जब कलकत्ता कांग्रेस पार्टी का वेन्यू रहा हो सेशन का? एंड और इन कलकत्ता में किस व्यक्ति ने जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी? एनी सेशन यू रिमेंबर? 86, all right. And who was the head of the Congress party? दादा भाई नारोजी। ओके, नेक्स्ट कोई और सेशन अगर आपको याद? बताइए मुझे। कलकत्ता 1886 में कांग्रेस पार्टी का सेशन कलकत्ता में हुआ। इट वाज प्रेसाइडेड बाय दादा भाई नरोजी। बाकी और हिस्टोरिक कांग्रेस पार्टी के सेशन हुए जहां कलकत्ता वेन्यू रहा है। अगर आपको याद होगा 1917 अगर आपको याद होगा, इनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट। तो वेन्यू वाज कलकत्ता। तो कांग्रेस पार्टी के वेन्यूज आप जरूर कवर कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर यहाँ है दैट इज बनारस। डी ऑप्शन राइट होगा, तो इसको भी आप कवर कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे,
पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु चार्टर्ड द शिप कामागाटा मारू फॉर टेकिंग द इंडियंस टू वैंकूवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन आपके पास हरदीप सिंह है, मोहम्मद बका बकारुल है, रामचंद्रा है और बलवंत सिंह है। हरदीप सिंह। चलिए मुझे थोड़ा सा बताइए कि कामागाटा मारू ये एपिसोड क्या है, व्हाई इट इज फेमस इन द हिस्ट्री, व्हाई व्हाई इट इज फेमस इन द हिस्ट्री, कामागाटा मारू एपिसोड। देखो आपको मालूम होगा ये एपिसोड किस ईयर का है, 1913 का। तो 1913 को एक कामागाटा मारू एपिसोड हुआ। कामागाटा मारू इज अ बेसिकली शिप, इट इज अ शिप। और ये जो इंसिडेंट है 1913 को हुआ। और आपको मालूम होगा कि वैंकूवर कहाँ, कनाडा में। ये शिप जो है ये जा रहा था कनाडा की तरफ, और इस शिप को कनाडा की तरफ ले जा रहे थे हरदीप सिंह। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वैंकूवर इन कनाडा, कामागाटा मारू एपिसोड आपका 1913 का। हरदीप सिंह इस शिप को लेके जा रहे थे वैंकूवर, क्योंकि कैनेडियन हाई कोर्ट का ये फैसला था कि कुछ इंडियन को वहां रिफ्यूजी के रूप में अलाउ कर दिया गया है। तो इसको आपने कवर कर लेना। हरदीप सिंह इस केस में आपका राइट आंसर होगा। और बाकी वैंकूवर कनाडा में है, और कामागाटा जो मारू एपिसोड है ये एपिसोड आपका 1913 का है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे ही है। कंसीडर द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय चूजिंग द करेक्ट कोड। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और अगर आपको गवर्नर जनरल और वाइसराय की नॉलेज नहीं है तो आमतौर पर इन क्वेश्चन के गलत होने की पूरी पूरी संभावना होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़े। प्रीवियस 3-4 सालों के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस है। सो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डफरिन। चलिए शुरू करिए, बताइए मुझे कि व्हाट इज द राइट आंसर। देखो सबसे पहले तो लॉरेंस है ना, लॉरेंस सबसे पहले। अगर वैसे भी आप हिमाचल प्रदेश की एग्जाम की तैयारियों में हैं तो आपको मालूम होना चाहिए शिमला कैपिटल वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस इन 1864। तो जाहिर सी बात है पहला आपका इसमें ऑर्डर में जॉन लॉरेंस होना चाहिए। उसके बाद लिटन 1876 में ये भारत के वाइसराय बन के आए थे। उसके बाद डफरिन है, डफरिन के बाद कर्जन हो गया। तो आपके ऑप्शन 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 सी इज अ राइट ऑप्शन। इसको आप कवर कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज सी ऑप्शन होगा। इसको आप कवर कर लीजिए। और अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपका इस पर बिल्कुल फोकस होना चाहिए। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5। The president of the moderate faction of Congress session in Lucknow 1916, who welcomed Tilak and his supporters back into the Congress was। आपको मालूम होगा ये एपिसोड का मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझा दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे सीधा आएंगे ताकि हमारे कुछ और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कवर हो जाए। देखो ये जो सूरज स्पिरिट है 1907 का, जहां कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाती है और जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के लोग थे उन सबको जेल में डाल दिया गया मॉडरेट को खुश करने के लिए। और मुस्लिम लीग जिसका फाउंडेशन आपका 1906 में हुआ था ढाका में, उनको अपने सपोर्ट में रखने के लिए अंग्रेजों ने पार्लियामेंट एक्ट लेके आते 1909 का, ताकि कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाए और जो नेशनलिज्म की जो एक्टिविटी चल रही है वो वीक हो जाए। तो इसीलिए आपको मालूम है कि ब्रिटिशर जो है 1909 में पार्लियामेंट एक्ट लेके आते हैं 1909 में। और उससे एक साल पहले 1907 में सूरत स्पिरिट में ये मॉडरेट जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन था ये कांग्रेस पार्टी से अलग हो चुका था। तो अंग्रेजों ने इनको कुचलने के लिए इन सबको जेल में डाल दिया। ठीक, अब ये लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, और इस लखनऊ पैक्ट में दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि कांग्रेस पार्टी जो अलग गुट में बट गई थी 1907 में, वो एक प्लेटफॉर्म पे आती। 1 सेकेंड, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में भी फ्रेंडली रिलेशनशिप की शुरुआत होती है, उनका एक कॉमन एजेंडा बनता है। तो ये लखनऊ पैक्ट आपका 1916 में, और
लखनऊ पैकेट के टाइम में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो सवाल ये कि तिलक को कौन लेके आए, तो एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एनी बेसेंट के सहयोग से तिलक को वापसी कांग्रेस पार्टी के अंदर होती है। अगर आपको मालूम होगा, यहाँ से एक और क्वेश्चन आने की एग्जाम में संभावना हो सकती है। महात्मा गांधी सरोजनी नायडू के प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी एक मंच पे आई। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों के मीडिएशन से कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म पे आती है, और एनी बेसेंट के मीडिएशन के कारण जो है तिलक कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी में जो फूट हुई थी 1907 में, इस सेशन में वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर्स, गांधी जी agreed that they refund the money they had taken illegally from the peasants. What percentage was being refunded by them? So this is very very important question. इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझा दूं। कब का क्वेश्चन है? देखो, एक एपिसोड हुआ जिसे हम चंपारण कहते हैं, है ना। चंपारण एक एपिसोड है जो कि 1917 में हुआ। और चंपारण जो एपिसोड है, महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह ही टुक इन इंडिया, दैट इज चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जगह आपको पता है कि बिहार में है। राजकुमार शुक्ल के मीडिएशन से महात्मा गांधी वहां जाते हैं। महात्मा गांधी वाज इनवाइटेड बाय राजकुमार शुक्ल टू चंपारण। अब चंपारण की प्रॉब्लम क्या है कि चंपारण में तिनकठिया सिस्टम चल रहा है। तिनकठिया सिस्टम का मतलब है कि 3/20 भाग पर किसानों को, प्लांटर्स को यूरोपियन के हिसाब से खेती करनी है। और प्रॉब्लम ये चल रही है कि जो क्रॉप ब्रिटिशर के द्वारा उनको सुझाई गई, सजेस्ट की गई है, उससे उनको नुकसान होता है, उनको मार्केट रेट्स अच्छे नहीं मिलते, तो किसान लॉस में चल रहे हैं। अब महात्मा गांधी वहां जाते हैं। महात्मा गांधी पहला अपना सत्याग्रह करते हैं, और महात्मा गांधी के इस मीडिएशन के कारण क्या हो जाता है कि किसानों की जो ग्रीवियंसेस थे काफी हद तक एड्रेस हो जाते हैं। अब सवाल आपसे पूछा गया है कि जो गांधी के कारण कुछ अमाउंट रिफंड करने को कहा गया, वो कितना परसेंट अमाउंट है जो कि गांधी ने किसानों का रिफंड करवाया? 15% है, 50% है, 75% है, 25% है? 25 is the right answer. So this is very very important. अच्छा, इसी मूवमेंट के टाइम एक और क्वेश्चन जहां से एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है कि गांधी ने किसी को सब कॉन्ट्रैक्टर कहा था। गांधी टर्म्ड सब कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग दिस मोमेंट। हु वाज ही? बताएंगे आप? शाबाश। किसको कहा सब कॉन्ट्रैक्टर? कौन थे गांधी के एसोसिएट्स? यस, दोस्त हु आर इन द लाइव क्लास प्लीज बता दीजिए मुझे, गांधी किसको सब कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं? नो, सी राजा गोपालाचारी वाज अ की मेट। ठीक है, तो वो उनके साथ थे इस आंदोलन के टाइम में थे, इनको उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर टर्म किया था महात्मा गांधी ने। अच्छा, एक और सवाल यहाँ से आने के एग्जाम में संभावना हो सकती है, यही वो मूवमेंट है जहां महात्मा गांधी को बापू कहा गया? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी को बापू कहाँ कहा गया? चंपारण, चंपारण सत्याग्रह के टाइम में कहा गया। इसके भी एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in whose vicegeralty Gandhi launched the individual satyagraha and Quit India movement and Cripps mission arrived in India? किस वाइसराय के समय महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट और क्रिप्स मिशन की भारत में शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसका मैं पहले आपको बैकग्राउंड समझाऊं, बाकी आंसर आप ही करेंगे। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट इसमें है वो है इंडिविजुअल सत्याग्रह का। आपको मालूम होगा ये 1940 का है। 17 अक्टूबर 1914 को भारत में इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी करते हैं, और वेन्यू था पवनार। ठीक है, पवनार से सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत के पीछे का कारण ये था क्योंकि उस समय ब्रिटेन की भारत तो उनका उनके कंट्रोल में था, तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे। तो गांधी को लगा कि इस समय एक आंदोलन करना ठीक नहीं है, इसलिए गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह का रास्ता चुना। वन थिंग।
और पवनार से इसकी शुरुआत होती है। और सबसे पहले जो सत्याग्रही थे गांधी के वो थे विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यही यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होगी। इंडिविजुअल सत्याग्रह आपका 17 अक्टूबर का है, महात्मा गांधी इसकी शुरुआत करते हैं, पवना वेन्यू है। सो ये है इंडिविजुअल सत्याग्रह। दूसरा है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत तो आप जानते ही होंगे, इस मूवमेंट की शुरुआत भारत में हुई है 1942 को और इसकी डेट भी है 9 अगस्त। क्या डेट है? 9 अगस्त। और क्विट इंडिया जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कहते हैं अगस्त रिवॉल्यूशन भी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है कि विच मूवमेंट is known as August Revolution, that is a Quit India movement, and it started by Mahatma Gandhi. It was the last movement which was started by Congress Party and Mahatma Gandhi 9th August 1942. Okay. And the Cripps Mission उससे पहले आ गया था। और क्रिप्स मिशन आपको मालूम है कि इट वाज अ वन मेंबर मिशन which was sent by Churchill, the Prime Minister of Britain at the time was a Churchill। तो चर्चिल इनको भेजा था। 29 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन का जो प्रपोजल था 29 मार्च 1942 को रखा गया, एंड ड्यू टू द रैम्पेंट basically resentment from the masses, it was withdrawn finally 11th April 1942। ये फेल हो गया था पूरी तरह से, अगर आपको मालूम होगा तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन में कई बार आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे पहले आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह, उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन, उसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। फैक्ट तो ये है कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत इसलिए हुई, गांधी कन्विंस हो चुके थे कि क्रिप्स मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका। गांधी को समझ आ गया कि ब्रिटिशर हमारी बात को नहीं समझेंगे, हमारे ग्रीवेंसेस को नहीं एड्रेस करेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। देन फाइनली ही वेंट अहेड एंड गेव द कॉल ऑफ क्विट इंडिया। सो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में है। लेकिन यहाँ मूल सवाल ये है कि कौन भारत के वायसराय थे? आंसर करेंगे आप? लिनलिथगो इज राइट आंसर। राइट आंसर, ग्रेट। इसका राइट आंसर आपके पास होगा लिनलिथगो। ग्रेट। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, who says that if the religion does not sanction social reforms, it should be changed as it is man-made। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस कोट है ये, और ये सही भी है। आजकल आप देख रहे होंगे हमारे देश में भी डेली आजकल धर्म के बड़े मुद्दे चल रहे हैं ना। सुन रहे न्यूज़ क्या चल रहा है आजकल? ज्ञान वापी मस्जिद का प्रकरण चल रहा है, अभी थोड़े टाइम में ताजमहल का प्रकरण शुरू हो सकता है। तो ये उसी से संबंधित है। आप देखेंगे कि इसमें ये कहा गया है कि यदि ऐसा धर्म हमें छोड़ देना चाहिए जो समाज में सुधार नहीं ला सकता, है ना, ऐसा धर्म हमें छोड़ देना चाहिए जो समाज में सुधार नहीं ला सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है ये इंसान ने बनाया हुआ धर्म है। इसने कहा, आपके पास ऑप्शन देखो। ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा एक और बात बताऊं, ऐसे क्वेश्चन के आंसर किसी को नहीं पता होते क्योंकि हजारों कोट्स हैं। अगर आप इसमें से इन चारों के नाम देखेंगे, चारों में से स्वामी विवेकानंद जी के तो पता नहीं कितने कोट्स हैं, कितनी किताबें उन पर लिखी गई हैं, सारे कोट्स के नाम हमें मालूम होंगे भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आमतौर पर आपको एलिमिनेशन का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। आप देखिए बीजी तिलक, सबसे पहले हम सी पे आते हैं। अब आप सोचो कि बीजी तिलक जो पर्सनैलिटी है ना, वो किस तरह की पर्सनैलिटी है? ही वॉज अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, है ना, ही वॉज अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। उनका जो एजेंडा है वो पॉलिटिक्स था, उनका था पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाना। हालांकि उन्होंने इस पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए शुरुआत की शिवाजी उत्सव की और गणेश उत्सव की शुरुआत वो करते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन ये दोनों जो उनके इवेंट थे, इसका सिर्फ मकसद इतना था कि लोग इकट्ठे हो जाए, लोग उनकी बातों को सुन पाए, वही उनका मकसद था। तो जाहिर सी बात है कि धर्म के बारे में बीजी तिलक तो कभी कह ही नहीं सकते, हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर बात है कि बीजी तिलक की किताब बहुत बड़ी फेमस है, द आर्कटिक द होम ऑफ आर्यंस। आर्कटिक अंटार्कटिक 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 द होम ऑफ आर्यंस। उन्होंने ये जरूर कहा है कि आर्य जो हम लोग जो भारतीय हैं, हम अंटार्कटिका से आए हुए, ये उनकी थ्योरी है, अलग बात है। और धर्म के बारे में वो नहीं कह सकते, तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब दादा भाई नौरोजी का धर्म से क्या लेना देना? ये खुद भी बेसिकली पारसी है। पारसी वैसे ही भारत में जो समाज है बड़ा मुट्ठी भर था, तब भी मुट्ठी भर है, आज भी बहुत मुट्ठी भर है। अच्छा, पारसी समाज की एक और अच्छाई आपको बता दूं, पारसी समाज में सबसे कम बुराइयां हैं।
आज भी अगर हम बात करें सोशल सिस्टम के अंदर, तो सबसे प्योर सोसाइटी पारसी है। पारसी का जो धर्म है ना, वो हिंदुओं की तरह ही है। ये सूर्य की पूजा करने वाले लोग हैं, अग्नि की पूजा करने वाले लोग हैं, आग की पूजा होती है। तो इनके जो गॉड है वो बिल्कुल भारत की तरह है। क्योंकि भारत में पारसी बड़े कम हैं, तो दादा भाई नौरोजी को क्या जरूरत पड़ी। और एक और बात है, पारसी कम्युनिटी हमेशा बिजनेस क्लास होती है, बिजनेस में ज्यादा विश्वास करती है। गोदरेज फैमिली, ये बिरला फैमिली, टाटा फैमिली, ऑल आर द पारसीज। ये बहुत मेहनती लोग होते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, पूरा दिन काम करते हैं। तो इनको इतना समय होता ही नहीं कि फालतू की बातों में इनके पास टाइम हो। और दादा भाई नौरोजी वैसे भी बहुत वेल टू डू फैमिली से खुद भी बिलोंग करते थे। और जब दादा भाई नौरोजी एक्टिव थे पॉलिटिक्स के अंदर, उस समय सबसे बड़ा एजेंडा क्या था? लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिल सके। कांग्रेस पार्टी की जब शुरू में शुरुआत हुई, उस समय ऑब्जेक्टिव यही था कि कांग्रेस की जो भारत के लोग हैं उन्हें पॉलिटिकल जो राइट्स है उनको मिल सके। तो दादा भाई नौरोजी भी नहीं होना चाहिए। अब आपके पास दो क्लोज ऑप्शन आ रहे हैं जी, गोपाल हरि देशमुख, स्वामी विवेकानंदा। अच्छा, आपने कहा स्वामी विवेकानंदा। देखो, विवेकानंदा के बारे में एक और बात बता दूं मैं, जैसे मैंने एक बात शायद पहले भी क्लास में बताया था। विवेकानंदा ने हमेशा कहा है कि धर्म जो है ना, वो जरूरी है क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने कहा कि धर्म बहुत जरूरी है क्योंकि धर्म ही मुक्ति का मार्ग है, धर्म के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। धर्म आपको रास्ता बताता है कि मुक्ति कैसे होगी, साल्वेशन आपको कैसे ग्रहण करना है। तो ये विवेकानंदा जी बताते हैं। जैसे मैं इससे पहले मैंने आपको बताई थी कि विवेकानंदा वर्सेस कार्ल मार्क्स में यही अंतर है। कार्ल मार्क्स बताते थे कि धर्म अफीम है, उससे समाज का नुकसान होता है। इसलिए जो मार्क्सवाद की थ्योरी है उसमें धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। और आपको पता है कि भारत में अभी जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी पार्टी की, उनके लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो विवेकानंदा के सारे चलने वाले लोग हैं। इनका भी ये मानना है कि धर्म बहुत जरूरी है मुक्ति के लिए, है ना। तो इसीलिए विवेकानंदा भी इसमें केस में राइट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो कोर्ट कह रहा है कि इसको चेंज कर लेना चाहिए धर्म को, विवेकानंदा कभी ऐसा नहीं कह सकते। गोपाल हरि देशमुख कह सकते हैं, जिन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है कि विच सोशल रिफॉर्मर इज नोन एज लोक हितवादी? गोपाल हरि देशमुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने कवर करना, इसके एग्जाम में आने की संभावना होगी। तो आई थिंक ये भी क्लियर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज बॉर्न एट। कई बार ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर आई डोंट थिंक सो कि पीसीएस लेवल के पेपर में कभी ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए, पर पूछे जाते हैं। अब इनका बर्थ प्लेस ही पूछ लिया जी। पूना पहला ऑप्शन आपके पास है, बॉम्बे सेकंड ऑप्शन है, महोब थर्ड ऑप्शन है, सतारा चौथा ऑप्शन है। चलिए, महोब कहाँ है जगह ये? हाँ? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, पर उनकी कर्म भूमि महाराष्ट्र रही है। जन्मभूमि उनकी मध्य प्रदेश है और कर्म भूमि उनकी महाराष्ट्र रही है। ग्रेट। चलिए देखो, जब आप ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसका मैक्सिमम फायदा आपकी तैयारी में कैसे हो सकता है, हमें उस पर जोर देना चाहिए। खाली आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर किया, तो उससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ 4 ऑप्शन है, मुझे बताइए इंडियन हिस्ट्री में ये जो जगह डी ऑप्शन की है, सतारा, बहुत फेमस है। ये कुछ पहली जगह रही है, मतलब कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बन। हाँ, ऐसी थोड़ी तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें याद रहेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का जो प्रिंसिपल था। अच्छा चलो, एक और सवाल दिमाग में आ रहा है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की शुरुआत कब भारत में हुई? शुरुआत करने वाला तो सबको मालूम है, डेलहौजी था, है ना। अब 1848 1840 it was the first principality which was merged on the basis of this doctrine. It was सतारा। सतारा जगह है कहाँ भारत में? महाराष्ट्र। ग्रेट आंसर। चलिए, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बॉम्बे है, बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं। बॉम्बे से आपको क्या याद आ रहा है? देखो, बॉम्बे प्लान बहुत न्यूज में है, बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है बॉम्बे प्लान के बारे में। चलिए मुझे बताइए, बॉम्बे प्लान किस ईयर का है? एग्जाम क्वालिफाई करना आपने, मतलब जो हम 100 क्वेश्चन पढ़े तो कम से कम वो 100 क्वेश्चन से 500 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाने चाहिए। दिस इज हाउ टू मेक कन्वर्ट मिनिमम इनटू मैक्सिमम। ठीक है, तो बताइए बॉम्बे प्लान, एंड इट वाज अ प्लान ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसपे कि बड़ी इंडस्ट्री पे 19
एनीवन एल्स प्लीज? अब ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ही, क्योंकि हमने क्लास में पढ़े ये सब चीजें। नॉट 14, 1938 इज बॉम्बे प्लान। 1938 का बॉम्बे प्लान है। इट वाज अ प्लान ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इट वाज अ प्लान ऑफ 8 इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, व्हाई पूना इज इंपॉर्टेंट एंड पूना इज, पूना क्यों, आप पूना आपको क्या याद आता है हिस्ट्री में? पूना पैक्ट, ठीक है। तो किस डेट को हुआ था पूना पैक्ट, बताइए प्लीज। पूना पैक्ट कब हुआ था इतिहास में? 31 पूना पैक्ट। 31 तो गांधी इरविन पैक्ट है। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ, कब हुआ? 1917. नो, 1917 नहीं हुआ पूना। पूना पैक्ट जो है कब का है? 1932 का पूना पैक्ट है। इसकी डेट मुझे एग्जैक्टली बता दो। देखो जो कम्युनल अवार्ड है वो आया, उसकी डेट है 16 अगस्त की। उसके बाद गांधी चले गए हंगर स्ट्राइक पे, फिर गांधी ठीक हो गए 26 सितंबर 26 सितंबर 1932। अब ये सारी डेट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये अच्छा तरीका है ऑप्शन से उनको रिकॉल करने का। जब आप पढ़ेंगे तो साथ साथ हिस्ट्री की बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि मल्टीपल चीजें आपको याद आनी शुरू हो जाए। चलिए जी, ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड वर्कड फॉर द ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। देखो इसमें से दो ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा, है ना। पहले क्वेश्चन को फोकस करते हैं, ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। ट्राइबल लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए किसने काम किया? महात्मा गांधी ने किया, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, AB ठक्कर ने किया और जगजीवन राम ने किया। AB ठक्कर इज द राइट आंसर। देखो इसका भी ध्यान रखने वाली बात आपको, इसका राइट आंसर AB ठक्कर होगा। अगर इसको क्लियर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको ध्यान रखना है कि ट्राइबल अपलिफ्टमेंट आज के जमाने का ST जिसे हम कहते हैं, है ना, जिसे हम आज ST कहते हैं, उसे हम ट्राइबल अपलिफ्टमेंट कह सकते हैं। देखो महात्मा गांधी ने SC के लिए काम किया, उन्होंने हरिजन शब्द दिया है, अगर आपको मालूम होगा, है ना। अच्छा चलो, एक और सवाल मुझे यहाँ से याद है, हरिजन जो शब्द है ना, एक्चुअली किसका शब्द है? गांधी ने तो चलो इस्तेमाल किया, कहीं से गांधी ने इसको लिया है हरिजन शब्द, बताओ, शाबाश। हाँ, नो, देखो एक नरसिंह मेहता थे जिनका एक भजन है, उन्होंने इस शब्द को सबसे पहले कॉइन किया है, हरिजन, और गांधी ने इसको आगे प्रचारित किया, ठीक है। तो महात्मा गांधी आपको पता है कि हरिजन के लिए काम करते हैं, और महात्मा गांधी ने हरिजन संघ नामक एक एसोसिएशन की शुरुआत की थी इस साल 32। ओके, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी हरिजन के लिए काम किया, SC के लिए काम किया, बिकॉज वो खुद भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, उसका नाम मुझे बता दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने SC के अपलिफ्टमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की 1926 में। मैंने डेट भी बता दिया आपको, बताओ। एग्जाम आपका, देखो तारीखें मुझे याद है, मजे की बात ही है, बता दो। एक बहिष्कृत भारत है ना, बहिष्कृत भारत, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो 1926 इज द राइट आंसर। चलिए, अब तीसरी पर्सनैलिटी आप जो D ऑप्शन में देख रहे हैं वो है जगजीवन राम। ये खुद भी SC थे। महात्मा गांधी SC नहीं, महात्मा गांधी वो बनिया, बौद्ध बनिया, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज SC, जगजीवन राम इज ऑल्सो SC। जगजीवन राम बेसिकली बिहार से बिलोंग करते थे, और जगजीवन राम आपको मालूम है कौन है, ये थोड़ा बताइए मुझे इनके बारे में। यस, हाँ, पहले रेलवे मिनिस्टर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहले रेलवे मिनिस्टर भी रहे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और उनकी जो डॉटर है मीरा कुमार, वो भारत की पहली लोकसभा स्पीकर रही हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है जब आप ऑप्शंस पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। सो ओवर टू द 11th क्वेश्चन,
Which of the following leaders was never associated with the Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कौन नहीं एसोसिएटेड थे, इनका कभी भी एसोसिएशन नहीं रहा जी, ये सवाल आपसे पूछा गया जी, बताइए। सावरकर, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल, एस सी बोस। आसान सवाल है ये, सावरकर। बाकी तो आपको, अगर सावरकर के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा तो बाकी आपको पता, लाला लाजपत राय भी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष भी रहे थे कांग्रेस पार्टी के, वल्लभ भाई पटेल भी रहे और सुभाष चंद्र बोस भी रहे। चलिए इसी बहाने हम जरा इनका ये देखें कि वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने, ये बता दो मुझे। 1931। 1931, ओके। वेन्यू बता दो। कराची। कराची सेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। अच्छा, कराची जो सेशन है ना, ये सेशन अगर मुझे ठीक ठाक से याद है तो मैं इसको याद कर सकता हूँ, 31 मार्च 1931 का ही सेशन, ठीक। 31 मार्च 1931 को ये सेशन हुआ। बहुत हिस्टोरिक है ये, दो बड़ी घटनाएं होती हैं, बताओ पहली घटना कौन सी? सर एक तो फंडामेंटल राइट के लिए यहाँ पे बात की गई थी। यस, राइट। पहली बार फंडामेंटल राइट्स का जो प्रस्ताव था, प्रपोजल था, इसी कांग्रेस पार्टी के सेशन में आया, और वो फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी किया। पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, व्हिच डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, वो कराची सेशन में ही हुआ, पहली बात। दूसरी बात, बताइए प्लीज। दूसरा इसीलिए कि महात्मा गांधी का पहली बार किसी कांग्रेस पार्टी के सेशन में विरोध हुआ था, ब्लैक फ्लैग दिखाए गए थे पंजाब नौजवान सभा के द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको आपने कवर कर लेना। चलिए, अब वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो हो गया। अब एससी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे? 1928। हाँ, यस, बताइए, थोड़ा सोच के बताइए, बताओ, शाबाश। सुभाष चंद्र बोस 1938 1939 कॉन्जिक्यूटिव ईयर जब 38 और 39 दोनों याद रख लेना है। 38 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, और ये आप जानते हैं हरिपुरा सेशन है गुजरात में। हरिपुरा में कांग्रेस पार्टी का सेशन हुआ था, और कांग्रेस पार्टी का 51st सेशन था, 51वां सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का हरिपुरा में। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वहां बनते, ठीक है, 1 पॉइंट। और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट किया, एंड ही वाज बेसिकली चैलेंज्ड बाय पटाभी सीतारामैया, वो सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी, वाज एंडोर्स्ड बाय महात्मा गांधी। और ये कांग्रेस पार्टी का सेशन था त्रिपुरा के अंदर, ये जगह है मध्य प्रदेश। और इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस जीतने के बावजूद भी ही हैज फोर्स्ड टू रिजाइन बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ महात्मा गांधी। तो यही सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब लाला लाजपत राय के बारे में बात कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब थे? बहुत हिस्टोरिक सेशन है ये भी इतिहास में, 1920, जहां नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव पास किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीडी सावरकर के बारे में तो आप आजकल बहस सुनते ही होंगे, ठीक है, गांधी वर्सेस सावरकर तो आपको पता ही है। कांग्रेस पार्टी गांधी अपना आइडल मानती है, बीजेपी पार्टी सावरकर को। चलिए जी, सो क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सोशलिस्ट लीडर? सोशलिस्ट कौन नहीं है जी? सुभाष चंद्र बोस नहीं है सोशलिस्ट? क्यों, कैसा लगता है आपको, सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं है सोशलिस्ट? सोशलिस्ट वैसे होता क्या है? देखो, जयप्रकाश नारायण तो आपको पता है, जेपी नारायण जिन्हें हम कहते हैं, उनका एक 1950 का प्लान भी है जिसे कहते हैं सर्वोदय प्लान, अगर आपने पढ़ा होगा तो। और 1975 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट भी रिपोर्ट कर लेते हैं, उन्होंने नाम लिया था संपूर्ण क्रांति का। इनका जो कैंपेन था वो उसे नाम दिया गया था संपूर्ण क्रांति का, जो कि 1975 में उन्होंने शुरुआत की। इन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी को कोई हक नहीं है कुर्सी पे बने रहने का, उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, और इसको उन्होंने नाम दिया था संपूर्ण क्रांति का।
तो ये सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि कॉमन आदमी का भी ये डिसीजन मेकिंग में और इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्विटेबल प्लेस हो उनका भी, कॉमन मैन का। तो इस फिलॉसफी में तो जीपी नारायण तो विश्वास रखते ही हैं, रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं रखेंगे, वो भी रखेंगे ना। हालांकि वो कहीं बड़े ओपनली किसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं समाजवादी हूँ, वो समाजवादी थे विचारधारा से बेसिकली। और राम मनोहर लोहिया, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में आज भी एक पार्टी चलती है सपा, समाजवादी पार्टी। समाजवादी देखो, कांग्रेस पार्टी के विचारक कौन, गांधी, ठीक है। दूसरी पार्टी बीजेपी पार्टी के विचारक कौन, सावरकर। एसपी पार्टी के कौन विचारक है, राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया तो समाजवादी ही थे, इनका जो चिंतन था वो समाजवाद की तरफ ज्यादा। ये भी राइट आंसर है। बचा क्या, जयकर क्या है, हिंदूवादी है ये लोग। जयकर पढ़ा नहीं आपने, हिंदू महासभा से थे ये लोग, समाजवादी कैसे हो सकते हैं। सपूर्व जयकर, राइट आंसर आपका होगा डी। तो इस तरह से आपको इनको इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या किया इन्होंने। हिंदू कोड बिल लेके आए, हिंदू कोड, इंडियन कोड बिल लेके आए, हिंदू मैरिज बिल है, ह्यूमन राइट्स बिल है। राइट आंसर आपका हिंदू कोड बिल है इनका सबसे पहला। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने कवर कर लेना। तो टाइम हमारा लगभग क्लास का हो गया है अभी, जो दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन हम तब डिस्कस करेंगे।